स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर के पे। तो आज हम देखने वाले हैं विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को और इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होने वाले हैं। तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा है। तो उसी क्रम में आज विश्व इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अन्य कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने 1817 में अपनी 3 खंड वाली एक विस्तृत रचना के रूप में प्रकाशित किया अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और किस में बांटा था? तो अंग्रेज में बांटा था। तो इन्होंने 3 अवधियों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। आइए इसके विषय में हम पूरा विस्तार से देखते हैं। तो बात करें अगर, तो स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में अपनी कार्य 3 खंडों वाली विस्तृत रचना द अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। इनमें इन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज में बांटा था। अगला प्रश्न है हमारा, रोमुलस के नाम पर किस प्राचीन शहर का नाम रखा गया है? तो बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। इसके बारे में देखते हैं। तो रोमुलस के नाम पर रोम शहर का नाम रखा गया है। रोमुलस रोम का संस्थापक और इसका पहला राजा था। रोम इटली की राजधानी है जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यीशु मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो बात करें यीशु मसीह की, तो इन्हें 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। इनके बारे में अगर जाने तो यीशु मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। अगला प्रश्न देखें, तो अगला हमारा आज का प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में एक था। तो अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में अगर के प्रारंभ होने का एक प्रमुख कारण था वर्साई की संधि। आइए जानते हैं वर्साई की संधि के विषय में। वर्साई की संधि का उल्लंघन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों एवं जर्मनी के मध्य हुई, जिसे जबरदस्ती जर्मनी पर थोपा गया था। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा भूभाग छोड़ना पड़ा, दूसरे राज्यों पर उसका कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई तथा जर्मनी की सेना का आकार सीमित करके साथ ही साथ भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। तो ये वर्साई की संधि थी जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई थी और उसी के विरोध में वर्साई की संधि का उल्लंघन किया गया और हिटलर जो कि एक प्रमुख नेता के तौर पे उभरा और द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख ये कारण बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो ये किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स कुक ने। इनके विषय में देखें तो कप्तान जेम्स कुक एक ब्रिटिश खोजकर्ता, नाविक, मानचित्रकार और रॉयल नेवी के कप्तान थे। इन्होंने प्रशांत महासागर की यात्रा की और न्यूफाउंडलैंड का विस्तृत नक्शा बनाया था तथा इसी दौरान सन 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप समूह की पूर्वी तटरेखा के साथ पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करने का दावा किया तथा वहां के निवासियों के साथ बिना किसी वार्तालाप के आधिपत्य का दावा किया और सम्राट जॉर्ज के अधिकार की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया। कब कराया था? तो 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया था। आइए इनके विषय में देखते हैं। तो गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया तथा 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है हैदराबाद के विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा इनका विलय किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 ईस्वी में इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को जो कि बहुत ही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही अधिक उपयोगी हैं। तो आइए इनको भी हम देख लेते हैं।
तो ये इतिहास के ही प्रश्न हैं जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं इन्हें। तो हमारा आज पहला ये जो प्रश्न है, यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगहेरा। अगर बात करें तो यवन राज्य शिलालेख, जिसे मगहेरा बेल स्टोन शिलालेख भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मगहेरा गांव में प्राप्त हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है तथा संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। यह शिलालेख प्राचीन भारत में यवन युग को प्रकाश में लाता है। तो ये ध्यान रखना है, यवन युग से संबंधित है यवन राज शिलालेख, जो कि कहाँ प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के मगहेरा वेल स्टोन शिलालेख भी इसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मगहेरा गाँव में ये प्राप्त हुआ है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है, शासक वंश का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें अगर देखें तो कनिष्क जो हैं कुषाण वंश से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। और सातकर्णी जो थे ये भी सातवाहन वंश से संबंधित हैं। तो दोनों ही बिल्कुल ही सही है, ये वंश हैं और ये उसके राजा हैं। अगर बात करें अगले प्रश्न की, इसके विषय में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही युग्म सही है। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क प्रथम भारतीय शासक था जिसने चीन के हान वंश के पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्क के काल में प्रसिद्ध दार्शनिक अश्वघोष, प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन तथा प्रसिद्ध चिकित्सक चरक थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता था। बात करें सातवाहन वंश, सातकर्णी प्रथम इस वंश के प्रथम योग्य शासक थे। इनकी उपलब्धियों का ज्ञान नयानिका के नासिक अभिलेख में मिलता है। पुराणों में सातकर्णी प्रथम को कृष्णपुत्र कहा गया, जिसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत ही अधिक बनता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहली अगर बात करें तो एहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। दूसरा है हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल ही दोनों ही सही है। आइए इनके विषय में देखते हैं। तो इनका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। इनके विषय में अगर बात करें तो एलोह चालुक्य वंश की राजधानी थी। भारत के कर्नाटक राज्य में एलोह को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहाँ उन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी के कई मंदिरों का निर्माण करवाया। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। इन दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कथन दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो नहीं, ये 23वां तो नहीं होगा, 24वां होगा। 24वें तीर्थंकर थे, तो ये गलत है। बात करें दूसरे की, तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। नहीं, बौद्ध धर्म ही कर्म प्रधान था। तो बात करें तो न तो पहला सही है, न ही दूसरा सही है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल ही गलत हैं। तो देखते हैं इनके विषय में। तो दिया गया है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडा ग्राम बज्जी संघ में हुआ, जो बिहार में है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म का मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बुद्ध के अनुसार कर्म हर इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार कर्म के हिसाब होंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सुख दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अतः दोनों ही विकल्प क्या है? बिल्कुल ही गलत हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप में गजपति साम्राज्य की स्थापना की? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिलेंद्र देव। इनके बारे में देखें तो गजपति साम्राज्य की स्थापना सम्राट कपिलेंद्र देव ने की थी। इनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार किया गया था। इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक पुरुषोत्तम देव और प्रताप रुद्र देव थे। इस वंश के अंतिम शासक कखरुआ देव की 1541 ईस्वी में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी थी और भोई वंश की स्थापना हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं और इसमें बताना है कि ये किस वंश से संबंधित थे।
तो बात करें गोविंद की, तो गोविंद राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अगर बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट गुप्त वंश से संबंधित हैं। और बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे ये, तो ये हर्षवर्धन से संबंधित हैं। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये सारे ही सही हैं, जो कि क्रम से ही हैं। गोविंद राष्ट्रकूट, आर्यभट्ट जी जो हैं गुप्त वंश से संबंधित हैं, बाणभट्ट हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए इनके विषय में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोविंद राष्ट्रकूट, आर्यभट्ट गुप्त वंश से संबंधित हैं, बाणभट्ट हर्षवर्धन से, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युगों को कला अनुक्रम से व्यवस्थित करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें या आपने एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि सन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, क्योंकि इसमें पूछता है कला अनुक्रम के हिसाब से, हमेशा पूछता है कि इसको बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसलिए इसे भी हमें याद रखना होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये कुछ दिया गया है, युगों का नाम दिया गया है और उसमें बताना है कि कौन पहले आएगा और क्या क्रम होगा इनका। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले विक्रम संवत आता है, फिर कलचुरी संवत आता है, फिर आता है वल्लभी संवत और उसके बाद हर्ष संवत। आइए इनके समय को भी देख लेते हैं। तो बात करें विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में होती है। कलचुरी संवत की शुरुआत होती है 247 ईस्वी में। वल्लभी संवत की बात करें तो 319 में, और हर्ष संवत की बात करें तो 606 ईस्वी में। तो इस तरीके से क्रम है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश या साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ उसकी सूची दी गई है, कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो महाबलीपुरम ये पांड्य के समय में नहीं बनाई गई थी, ये गलत है। बाकी थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। हम्पी जो है चोल वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो पूर्वी गंग वंश से, और खजुराहो का संबंध चंदेल वंश से है। आइए इनके विषय में देखते हैं। तो महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक नगर है जो मामल्लपुरम भी कहलाता है। यह तमिलनाडु के पूर्वोत्तर दक्षिण भारत में स्थित है। महाबलीपुरम धार्मिक केंद्र मंदिरों को 7वीं सदी में हिंदू पल्लव राजाओं ने स्थापित किया था। अतः जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा इस प्रश्न के हिसाब से, और वही गलत भी है। तो ध्यान रखना है, धार्मिक केंद्रों का 7वीं सदी में हिंदू पल्लव राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। तो अधिकांश जो भारतीय लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से निर्मित हुई हैं या विकसित हुई हैं। आइए इनके विषय में देखते हैं। तो ब्राह्मी भारत की प्राचीन लिपि है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेख में हुआ है। ब्राह्मी लिपि में कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी सहित अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई, तिब्बती तथा कोरियाई लिपि का विकास बेसी लिपि से हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए साम्राज्यों को उनके कला अनुक्रमानुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि पहले मौर्य साम्राज्य आता है, फिर कौन आता है? तो फिर आपका आता है गुप्त साम्राज्य। फिर बात करें तो खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत में आ गए, और फिर है विजयनगर साम्राज्य। तो इनके समय को देख लेते हैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य जो कि 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच था। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो 240 से 550 ईस्वी में, और खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो 1336 से 1650 का जो समय रहा है वो विजयनगर साम्राज्य का रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बात करें, पहला जो कथन है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, 1887 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें इनके विषय में तो हम्पी भारतीय राज्य कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है। हम्पी का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी से लिया गया है। हम्पी 1336 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर से तात्पर्य जीत के नगर से है। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को पराजित कर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अतः दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो देखें तो अगर पहला जो कथन है, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, बिल्कुल ही सही है। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक थे, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं। अगर बात कर लें तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। अतः दिए गए दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 973 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अल बरूनी का जन्म हुआ था? तो बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में अल बरूनी का जन्म हुआ था। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। अगर बात करें तो प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म में हुआ था। वर्तमान में यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि विषयों के रुचि थी। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद में तत्कालीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, अल बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और इसकी प्रमुख रचना क्या है? कि इसकी प्रमुख पुस्तक है किताबुल हिंद, जिसमें कि भारतीय संस्कृति की भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था? तो बात करें भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाले कौन थे? तो पिंगली वेंकैया जी थे, जिन्होंने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था। आइए इनके विषय में देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है। उन्होंने ही वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 ईस्वी में भारत में किस क्रांति को बढ़ावा दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में हरा क्रांति को बढ़ावा दिया था। अब देखते हैं हरा क्रांति मतलब हरित क्रांति। आइए देखते हैं इनके विषय में। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल ही सही है। और बात करें दूसरे कथन की तो लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए इनके विषय में देखें। तो बंगाल विभाजन की घटना 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। तो ये दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही हैं। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है चंपारण आंदोलन नील बोने वालों के खिलाफ था, बिल्कुल सही है। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। आइए इनके विषय में देखें। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण जिले से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का एक मुख्य कारण नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक का अत्याचार तथा किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इन्हें तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1993 ईस्वी में जमींदारी स्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों और तालुकदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। इनको कर लगान संग्रह का अधिकार प्रदान किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को लगान प्रति वर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो ये ध्यान रखना है।
इसी के विरोध में चंपारण का सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया 1917 में, जो अगर बात करें तो ये बिल्कुल सफल भी रहा था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। ये तो सभी जानते हैं, आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक बंगाली कथा उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। इस गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लेनी है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार अपनाया गया था या गाया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर कौन सा सही कालानुक्रमिक है। तो इसमें अब बताना है कि क्रम में कौन सा सही है समय के अनुसार। तो इन सभी घटनाओं में देखते हैं तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात होगी। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है, और उसके बाद बात करें तो उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही होता है। उसके बाद अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन होती है, और बाद में बारदौली में किसान आंदोलन होता है। तो ये क्रम अगर आप देख सकते हैं तो डी पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को आता है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। अगर बात करें खिलाफत आंदोलन की तो ये 1919 से 1922 तक चलता है, और बारदौली में किसान जो आंदोलन होता है वो 1928 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चलाई गई थी। तो बम्बई से थाने तक चलाई गई थी। इसके विषय में देख लें तो भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी ने के कार्यकाल में हुआ। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाड़े के बीच चलाई गई थी 34 किलोमीटर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुद कास्ट और पाही कास्ट का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, किसानों को संदर्भित करने के लिए इनका यूज किया जाता था। बात करें तो 17वीं सदी में दो किस्म के किसानों की चर्चा की जाती थी, खुद कास्ट तथा पाही कास्ट। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी, जबकि दूसरे पाही कास्ट वे खेतीदार थे या खेतीहर थे जो दूसरे गांवों में ठेके पर खेती करते थे। लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई। तो यह भी हमने देखा 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ये ट्रेनें चलाई गई थीं। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न है कि नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। बात करें तो नेहरू जी के समय में भारत आज़ाद हुआ था, और उस समय उन्होंने कुछ विदेश नीति उनकी क्या क्या थी उसके बारे में हम बताना है। तो गुटनिरपेक्षता जवाहरलाल नेहरू जी की एक विदेश नीति थी। पंचशील एक उनकी ये नीति थी। बात करें अगर दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सहकारिता को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था। शांति के लिए कार्य करना, इस पे भी उन्होंने बहुत कोई जोर नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुटनिरपेक्षता और पंचशील बिल्कुल ही करेक्ट हैं। आइए देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से 1964 तक रहे। इन्होंने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत को अपनाया था। गुटनिरपेक्षता को वर्ष 1955 के बांडोग सम्मेलन में अपनाया गया तथा इसकी स्थापना 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में की गई। भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों की शुरुआत दोस्ताना ढंग से की थी। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की थी। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक डैश सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो गुरु नानक जी हैं सिख धर्म के संस्थापक। इनके विषय में जाने तो गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1459 ईस्वी को पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ तथा सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु की लंगर नामक भोजनालय की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। इनके अनुयायी इन्हीं गुरु नानक, बाबा नानक और नानक साह आदि नामों से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं। दोनों कथन में कौन कौन से हैं? तो 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, बिल्कुल सही है। बात करें नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, जी बिल्कुल। तो बात करें तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अगर इनके विषय में देखें तो अवध के नवाब ने 1801 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था।
नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी तथा उपर्युक्त विकल्प दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो परवेज शाह ने पटना में इसका निर्माण करवाया था। इनके बारे में जान ले तो पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने 1621 ईस्वी में करवाया था। परवेज उस वक्त बिहार था। यह इंडो इस्लामिक शैली से बनी है, इसलिए इसे संगी मस्जिद भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल ही ये सही है। अगर अगला जो कथन है वो क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ये कथन पहला है यही सिर्फ सही है। आइए देख लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रडाने ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को बम्बई में की थी, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1920 में हुई। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह वर्ष 1978 में कॉलेज बन गया। कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। तो ये हो गया आज का हमारा इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप इस सीरीज के प्रारंभ से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हमने प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को इतिहास के विषय में देख लिया है, जो कि आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। अब हम भारत की राज व्यवस्था से अपने प्रश्नों की शुरुआत करेंगे, उनको हम देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और राज व्यवस्था के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।